हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई की डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कि भाई इसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है और क्या इस साल में सरकार अपने हिस्से को आईडीबीआई में बेच पाएगी या नहीं। और ओवरऑल जो सरकार का इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, क्या सरकार उसको अचीव कर पाएगी या पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह इस बार भी ये मिस कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आईडीबीआई बैंक के ओवरव्यू के बारे में, तो ये भारत का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और साथ साथ में ये एलआईसी की एक एसोसिएट कंपनी है। 2019 में ये एलआईसी की एक सब्सिडरी कंपनी थी, लेकिन बाद में इसका एलआईसी का जो स्टेक है वो 50% से कम हो गया। तो आज की डेट में ये इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जो कि फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको इनिशियली 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था भारत का, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड को पूरा करता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2004 को जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, इसको एक बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि आईडीबीआई बैंक में। और उसके बाद इसने सभी प्रकार की बैंकिंग एक्टिविटी शुरू कर दी। उसके बाद 2019 मार्च में जब इसके ऊपर बैड लोन की वजह से इसकी हालत बहुत ही खराब थी, तो एलआईसी ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी और उस टाइम पे आरबीआई ने इसको एक प्राइवेट बैंक की तरह रिकैटेगराइज्ड कर दिया। आज की डेट में लगभग इनकी 1890 से ज्यादा की ब्रांचेस हैं, 3300 से ज्यादा के एटीएम्स हैं। और 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसका साइज 2,97,764 करोड़ है। और अगर इसमें शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें मेजोरिटी हिस्सा यानी कि 94.71% प्रमोटर के पास है, जिसमें कि 49.24% लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी के पास, और बाकी का इंडियन गवर्नमेंट के पास है 45.48। इसके अलावा रफली 4.89% के आसपास पब्लिक यानी कि आम रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और बहुत ही माइनर सी हिस्सेदारी एफआईआई और डीआईआई के पास भी है। और अब अगर बात की जाए आईडीबीआई बैंक में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आपको पता होगा, सरकार जो अपना हिस्सा है आईडीबीआई बैंक में उसको बेचना चाह रही है। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टर से, उसको मई 2022 के अंत तक इनवाइट किया जा सकता है। और सरकार अभी भी उम्मीद कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2023 से पहले पहले सरकार अपना अभी भी उम्मीद कर रही है कि हिस्सा बेच देगी। और इसके लिए जो रोड शोज है यानी कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चल रही है, वो अभी भी चल रही है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि इसमें कहा जा सकता है कि थोड़ा सा डिले देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जब अपडेट आई थी तो ऐसा माना जा रहा था जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्रैल तक आ जाएंगे। लेकिन अब 1 महीने का डिले है, और उसका रीजन है, एक तो सरकार एलआईसी के आईपीओ के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, और दूसरा जो सडनली रशिया यूक्रेन क्राइसिस खड़ा हो गया उसकी वजह से मैक्रो मैक्रो फैक्टर चेंज हो गए हैं, मार्केट टर्बुलेंस आ गई है। तो इस वजह से इसमें 1 महीने का डिले देखा जा रहा है। और सरकार जो अपना ये डाइवेस्टमेंट का प्लान है उसके थ्रू अपना पूरा का पूरा जो 45.48% का हिस्सा है उसको बेचना चाह रही है। हालांकि इनिशियली फर्स्ट ट्रांच में वो 26% के आसपास का हिस्सा बेच सकते हैं, और साथ साथ में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको भी इन्वेस्टर को दे सकते हैं, ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके इस डील के लिए। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने ऑलरेडी मई 2021 में अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूव दे दी है आईडीबीआई की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को, साथ साथ में इनके मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर को। इससे पहले 2019 जनवरी में जब इस बैंक की काफी हालत खराब थी, ये पीसीए फ्रेमवर्क में चला गया था 2017 में, तब एलआईसी ने इसमें जो 82 करोड़ शेयर्स हैं उसको खरीद के 51% की हिस्सेदारी ओन करी थी। हालांकि दिसंबर 2020 में इसके फर्दर कुछ शेयर इशू किए गए थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा, जिसके बाद एलआईसी की जो शेयर होल्डिंग है वो घट करके 49.24% रह गई थी। तो इसलिए ये एक सब्सिडरी की बजाय एसोसिएट कंपनी बन गई थी। और इस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आईडीबीआई बैंक एक्ट में अमेंडमेंट किए जाने थे वो करे जा चुके हैं। इसके अलावा एडवाइजर भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो ओवरऑल सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, और कभी भी जैसे ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है तो बहुत तेजी से ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि एलआईसी भी इसमें कुछ अपना हिस्सा बेच सकती है। हालांकि वो अपना पूरा हिस्सा नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वो कुछ हिस्सा रखना चाहते हैं ताकि बैंक एश्योरेंस चैनल का फायदा उठा पाए। बैंक एश्योरेंस मतलब कि जो बैंक के काउंटर पे जो आईडीबीआई बैंक के कस्टमर है उनको एलआईसी की पॉलिसी बेची जाती है। तो एलआईसी का भी स्टेक है तो वो इसको यूज कर पाते हैं। तो इसमें कुछ स्टेक रखना चाहते हैं ताकि अल्टीमेटली वो अपनी एलआईसी की पॉलिसीज इस चैनल के थ्रू बेच पाए।
लेकिन कुछ हिस्सा बेचेंगे, हालांकि कितना हिस्सा बेचेंगे उसको अभी उन्होंने कहा है कि अभी कोई फाइनलाइज नहीं किया है। दीपम जो उनको एडवाइस करेगा उस बेसिस पे ही अपना हिस्सा बेचेंगे। इसके अलावा जो ये प्राइवेटाइजेशन होगा वो आरबीआई फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। बेसिकली आरबीआई किसी भी कॉर्पोरेट हाउसेस को बिडिंग करने से रोकता है एज ए प्रमोटर किसी भी बैंक के लिए, लेकिन उसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देखना होगा आगे ये कैसे चलता है। इसके अलावा जी बिजनेस ने आज एक ट्वीट करके बताया है कि सरकार और एलआईसी दोनों ही आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बेच सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेल है डिसइन्वेस्टमेंट, उम्मीद की जा रही है कि 50% प्रीमियम पे की जाएगी, तो ये काफी अच्छी न्यूज है। इसकी वजह से आज इनका शेयर काफी तेजी से भागा भी था और मई एंड तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने की उम्मीद है। और अब अगर बात की जाए कि भाई सरकार अपना आखिरकार हिस्सा बेचना क्यों चाहती है आईडीबीआई बैंक में, तो उसका रीजन है कि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था। इवन पिछले साल जो 1,75,000 करोड़ का इनिशियल टारगेट था, उसमें सरकार का प्लान था कि आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा बेचेगी, लेकिन इसमें डिले हुआ। इसकी वजह से जो इस बार का बजट आया था उसमें इस टारगेट को 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसमें कि सरकार बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी कि एलआईसी का आईपीओ मार्च से पहले आ जाएगा। उससे ये लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक का जो 5% का हिस्सा बेच करके जनरेट करने का सरकार सोच रही थी। तो अगर वो 70,000 करोड़ रुपए कर लेते तो ये 78,000 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाता। लेकिन क्योंकि एलआईसी के आईपीओ में भी डिले हो गया यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से, तो सरकार सिर्फ 13,531 करोड़ रुपए ही डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए रेज कर पाई है। और ये अपने टारगेट यानी कि ओरिजिनल टारगेट का देखा जाए तो ये सिर्फ 8% है। और अगर रिवाइज टारगेट का भी देखा जाए तो ये लगभग 17% के आसपास ही सरकार इस साल में रेस कर पाई है, यानी कि अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को इसने मिस कर लिया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको क्या पूरा किया जा सकता है, तो सरकार ने इस साल बहुत ही ज्यादा रीजनेबल टारगेट रखा है, सिर्फ 65,000 करोड़ का। और एलआईसी का आईपीओ क्योंकि 2022 फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ पाया, तो पॉजिटिव साइड उसकी ये है कि जैसे ही वो आईपीओ आएगा, जो कि उम्मीद की जा रही है अब मई में आएगा, तो एक साथ ही सरकार इस टारगेट को पूरा कर देगी, रादर बीट कर देगी। अगर 70,000 करोड़ रुपए तक सरकार रेस करती है 5% का हिस्सा बेच करके, तो ये टारगेट तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और बात की जाए तो एक बीपीसीएल है जो कि 45,000 करोड़ रुपए तक सरकार उससे रेस कर सकती है, अपना जो 53% की हिस्सेदारी है उसको बेच करके। हालांकि इसमें भी डिले चल रहा है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शायद ये इस साल में कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो आईडीबीआई बैंक से रफली 25,000 करोड़ रुपए करंट वैल्यू के हिसाब से सरकार के पास इसका इसमें हिस्सेदारी है। और अगर ये प्रीमियम पे बेचते हैं तो फर्दर इससे अच्छा पैसा जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑलरेडी इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। 3,000 करोड़ सरकार ने जो अपना 1.5% का हिस्सा ओएनजीसी में ओएफएस के जरिए बेचा है, जो कि मार्च 30 और 31 को ओएफएस लेकर के आए थे। अब उससे 3,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे। इसके अलावा गेल का जो बायबैक आ रहा है उसमें सरकार अपने शेयर्स भी गेल को वापस करेगी, उससे 600 करोड़ रुपए रेस किए जाने का की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर बड़ी टिकट आइटम की बात की जाए, तो सरकार अपना कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 30.8% का हिस्सा बेच सकती है, जिससे कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए रेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो 29.5% का 54% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में है, उससे 40,000 करोड़ रुपए रेस किए जा सकते हैं। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी प्राइवेटाइज करके 4,000 करोड़ रुपए रेस किए जा सकते हैं। तो सरकार के पास डेफिनेटली इस साल में पूरी उम्मीद है कि ये सरकार बहुत आसानी से टारगेट तो पूरा कर लेगी अगर एलआईसी का आईपीओ ही आ जाता है। लेकिन वो तो पिछले साल का डिले है, तो अगर सिर्फ इस साल का भी देखा जाए तो आराम से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस अमाउंट का डबल तक अचीव कर सकती है इस साल में। इसके अलावा अगर पिछले कुछ सालों के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात की जाए, तो जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से काफी बार हमने डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट एम्बिशियस रखे हैं और उसको मिस किया है। इवन रिवाइज टारगेट भी कई बार मिस किए गए हैं। लेकिन बीच में 2 साल ऐसे थे जब सरकार ने जो अपने टारगेट है उसको बीट किया था। यहाँ पे 2017-18 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी। और 2018-19 में भी लगभग 85,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी। लेकिन ये साल काफी खराब रहा है, रादर पिछले साल में भी काफी कम डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी, लेकिन इस साल में तो सिर्फ 13,531 करोड़ ही सरकार कर पाई है, जो कि 8% है ओरिजिनल टारगेट का और 17% रिवाइज टारगेट का। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2022-23 में ये जो होगा, जो टारगेट 65,000 करोड़ है उससे हो सकता है कि डबल हो, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड होगा। क्योंकि 2 बार जब भी सरकार ने अचीव किया है टारगेट वहां पे भी
थोड़ा सा ही ज्यादा किया है, लेकिन इस साल अगर डबल कर देती है तो सरकार, ये बहुत ही अच्छी न्यूज होगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें आईडीबीआई का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वीक में इनका शेयर 13% से ज्यादा भागा है, जिसमें से कि मेजोरिटी जो रिटर्न है लगभग 8% की, वो आज में आई है। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो इन्होंने 1 जनवरी 2022 के बाद 5% की रिटर्न दी है। तो अगर आज की रिटर्न को हटा दें तो इनकी नेगेटिव रिटर्न ही थी। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 41.49 बताते हैं, यानी कि जो आज की क्लोजिंग हुई है 48 रुपए 75 पैसे, उससे कम पे इसका टारगेट प्राइस बताया जाता है। तो उस हिसाब से तो ये ओवर प्राइस्ड है। इसके अलावा कंपनी ने 5 साल से कोई डिविडेंड नहीं दिया है। और अगर इसके हम पीयर्स एनालिसिस या फंडामेंटल को देखें तो एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है, 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। पी और पीबी रेशो अट्रैक्टिव है अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे बैंकों से, लेकिन वो बहुत ही बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, तो एक्चुअली में उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है तो उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इनका वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। लेकिन अगर प्योरली वैल्यूएशन पे लेना है तो मुझे लगता है कि दूसरे बैंक ज्यादा आपके लिए सेंस बनाएंगे। इसके अलावा अगर इनके पीएनएल को देखा जाए तो 2018, 19, 20 में आप देखेंगे कि इनको लगातार लॉस हो रहा था, लेकिन 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ है 1513 करोड़ का। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी 3 क्वार्टर में ये लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो ओवरऑल इनके ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। सिचुएशन काफी बेटर है, जैसा कि जब एलआईसी ने इसमें स्टेक लिया था उस टाइम पे थी। तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पे होती है तो इसका शेयर काफी अच्छे से भाग सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि अभी बहुत तेजी से इसमें इसका शेयर भागा है, तो थोड़ा सा हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर ये 40 रुपए के आसपास मिले तो ज्यादा सेंस बनाता है मेरी पर्सनल ओपिनियन में। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।